तभी वहाँ पर पैरोट की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पर कहता है कि मानना पड़ेगा पोपे का डैगर तो यहाँ पर सच में काम आ गया। मुझे नहीं लगता कि अब इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर जिंदा भी बच पाएगा। उसके इतना कहते ही वो सीधा ही इलेक्ट्रोलक्स के पास पहुंच जाता है और फिर वहाँ पर कहने लगता है कि आज मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से यहाँ पर जान से मार डालूंगा। वो ये सब कुछ यहाँ पर कह ही रहा था कि तभी उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया था। तो वहीं इलेक्ट्रोलक्स को जो पॉइजन दिया गया था वो कोई नॉर्मल पॉइजन नहीं था। उसने न केवल उसकी पावर्स छीनी थी, बल्कि वो पॉइजन इतना ज्यादा जहरीला था कि उससे उसकी हड्डियों के अंदर भी काफी ज्यादा दर्द होने लगा था। लेकिन अपने पेरेंट्स को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर तो इलेक्ट्रोलक्स के लिए ये दर्द कुछ भी नहीं था। इलेक्ट्रोलक्स के पेरेंट्स तो अपनी जान की बाजी लगाकर वहाँ पर उसे बचाने की कोशिश करने में लगे हुए थे। जहाँ इलेक्ट्रोलक्स के फादर डायलान से कहते हैं कि तुम जल्दी से इलेक्ट्रोलक्स को यहाँ से लेकर चले जाओ और पीछे मुड़कर यहाँ पर मत देखना। तो वहीं पैरोट ने तो सीधा ही एक अटैक करके इलेक्ट्रोलक्स की मदर की जान ले ली थी। अपनी मदर को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर तो इलेक्ट्रोलक्स के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस ने तो वहाँ पर अपनी इवल फायर का यूज करके सभी के सभी पांगू एम्पायर के लोगों को वहाँ पर जलाना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें उसके खुद के फादर भी वहाँ पर उसी आग के अंदर जल जाते हैं। उस पूरी जगह पर बस कत्लेआम ही कत्लेआम दिखाई दे रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ यिन जियाओ तो इलेक्ट्रोलक्स को अपनी पीठ पर लेकर किसी सेफ जगह पर ले जाने लगता है। तो वहीं डायलियन तो वहाँ पर कुछ सोल्जर्स को रोकने में लगा हुआ था ताकि इससे वहाँ पर यिन जियाओ को कुछ वक्त मिल सके। लेकिन यिन जियाओ भी ये जानता था कि इलेक्ट्रोलक्स को इस कंडीशन में बाहर लेकर नहीं जाया जा सकता, इसलिए वो इलेक्ट्रोलक्स को एक सेफ जगह पर छोड़कर डायलियन की मदद करने के लिए चला जाता है। मगर इन सब का कोई फायदा नहीं होता। इलेक्ट्रोलक्स के पेरेंट्स के साथ साथ उसके फ्रेंड्स, उसके सभी लोग जो भी उस जगह पर था, उनमें से कोई भी वहाँ पर जिंदा नहीं बचता सिवाय इलेक्ट्रोलक्स के, क्योंकि उसे यिन जियाओ ने किसी सेफ जगह पर छुपा दिया था। तभी हमें वहाँ पर क्रीटोन एम्पायर का वही लड़का देखने के लिए मिलता है जिसने वहाँ इलेक्ट्रोलक्स को देख लिया था और वो वहाँ पर कहता है कि मुझे इलेक्ट्रोलक्स मिल गया। इसके साथ ही वहाँ पर कुछ लोग आकर इलेक्ट्रोलक्स को वहाँ से ले जाने लगते हैं और वो वहाँ पर कहते हैं कि सन ऑफ लाइट, आप यहाँ पर चिंता मत कीजिए, हमें अभी भी आप पे पूरा यकीन है, हम आपको किसी भी तरीके से यहाँ से रेस्क्यू करके ले जाएंगे। जिसके बाद तो वो लड़का वहाँ पर उन सभी को पांगबू एम्पायर के ग्लोरियस होली चर्च के अंदर लेकर आ जाता है, जहाँ इलेक्ट्रोलक्स की आंखों के सामने उसके सारे के सारे दुश्मन मौजूद थे। इसके साथ ही हमें जानने के लिए मिलता है कि इस पूरे कांड के पीछे कोई और नहीं बल्कि जब से पोपे ही था, जहाँ पर पोपे इलेक्ट्रोलक्स से कहता है कि इलेक्ट्रोलक्स, तुम्हारे मरते ही इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ मेरा ही राज चलेगा। इतना कहकर वो वहाँ पर अपने बंदों को इशारा दे देता है। पोपे का इशारा पाते ही उस बच्चे ने वहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स पर एक खंजर से अटैक कर दिया था, जिसके बाद बारी बारी करके वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी ने इलेक्ट्रोलक्स को खंजर मारना स्टार्ट कर दिया था। वहीं ये सब कुछ देखकर तो पोपे वहाँ पर काफी खुश होने लगा था। इसके बाद आखिरी अटैक उस पर प्रिंसेस करती है, जिसके साथ ही वहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स की आंखें बंद हो जाती हैं। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम इलेक्ट्रोलक्स को एक जगह पर देखते हैं जहाँ पर वो नेक्रोमेंसी स्पेल का यूज करके अपने फादर को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था। तो वहीं गॉड ऑफ डेथ उसको ऐसा करते हुए देखकर इलेक्ट्रोलक्स से कहते हैं कि तुम यहाँ पर हजारों बार इसका ट्राई कर चुके हो पर इसका यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। वो तो शुक्र है कि सन एंड मून गॉड ने पहले ही तुम्हारे लिए एक क्लोन को तैयार कर रखा था, जिसकी मदद से उन्होंने वहाँ पर पोपे को मूर्ख बना दिया। अगर तुम वहाँ पर मर जाते तो यहाँ पर तुम्हें रिवाइव करने वाला भी कोई नहीं होता। गॉड ऑफ क्रिएशन ने यहाँ पर एक रूल को सेट कर रखा है कि जो इंसान एक बार मर गया वो दोबारा से कभी भी रिवाइव नहीं होगा। तुम चाहे यहाँ पर कितनी ही कोशिश क्यों न कर लो, लेकिन तुम कभी भी अपने फादर को रिवाइव नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्ट्रोलक्स तो वहाँ पर किसी की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो वहाँ पर अपने स्पेल्स का यूज करके जितने भी लोग मरे थे उन सभी को रिवाइव करने की कोशिश करने लगता है। जहाँ इस प्रोसेस में वहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स के फादर की सोल बार बार रीअपीयर हो रही थी, लेकिन ये प्रोसेस सच में काफी डिफिकल्ट था, जिसकी वजह से नेक्रोमेंसी रिचुअल एक और बार फिर से फेल हो जाता है। उसको इस तरीके से फेल होता हुआ देखकर तो गॉड ऑफ डेथ से कहता है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, बेशक अगर तुम मेरी यहाँ पर पावर ही क्यों ना ले लो, तब भी इस सबका यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं होगा। उसको ऐसे बात करते हुआ देखकर तो इलेक्ट्रोलक्स उस पर काफी भड़क जाता है और उससे कहता है कि तुम जरा शांत रहो। इसके बाद इलेक्ट्रोलक्स वहाँ पर काफी इमोशनल होते हुए कहने लगता है कि बेशक वो लोग यहाँ पर मर चुके हो, लेकिन अभी भी मैं उनकी एनर्जी को यहाँ पर फील कर सकता हूँ। बस मुझे यहाँ पर उनकी एनर्जी से खुद को कनेक्ट करना है। बस एक बार ऐसा हो जाए, मुझे उम्मीद है कि वो लोग वापस से रिवाइव हो जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रोलक्स चाहे जितनी मर्जी यहाँ पर कोशिश कर लेता, वो हर बार इस काम के अंदर फेल होने लगता है। इसके साथ ही साथ उसके वहाँ पर हालत भी खराब होने लगी थी, जो देखकर गॉड ऑफ डेथ उससे कहता है कि तुम यहाँ पर बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जिसके बाद तो गॉड ऑफ डेथ वहाँ से जाने भी लगा था, लेकिन तभी वहाँ पर गॉडेस ऑफ लाइट अपीयर हो जाती है, जो कि वहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स के फादर को देखते हुए कहती है कि इलेक्ट्रोलक्स, बस मैं तुम्हारे लिए यही कर सकती थी। जहाँ इलेक्ट्रोलक्स तो अपने फादर को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। इसके साथ ही वो बड़ी तेजी से उनके पास जाकर उन्हें गले लगा लेता है। तो वहीं अपने बेटे की भी ऐसी हालत देखकर वो उससे कहते हैं
कि इलेक्ट्रोलक्स आखिर तुमने ये अपनी क्या हालत बना ली है। वहीं इलेक्ट्रोलक्स तो वहाँ पर बहुत ज्यादा टूट चुका था। वो अपने फादर के सामने यहाँ पर रोते हुए कहता है कि फादर ये सब बस मेरी गलती है, मुझे इसके लिए माफ कर देना। मैं अपनी मदर को भी यहाँ पर नहीं बचा पाया, मेरी आंखों के सामने ही उन लोगों ने मेरे चाहने वालों को वहाँ पर मार डाला, इस सब में बस मेरी ही गलती है। आखिर मुझे इस बात का पहले क्यों नहीं पता चला। उसको इस तरीके से रोता हुआ देखकर तो उसके फादर वहाँ पर कहते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, हम में से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ऐसा यहाँ पर कुछ होने वाला होगा। अगर मैंने तुम्हारी यहाँ पर शादी तय ना करी होती तो शायद ऐसा कभी भी ना होता। इसके बाद हमें कुछ पास्ट के मूवमेंट दिखाई जाते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स अपने फादर से कहता है कि फादर आपने मेरी शादी प्रिंसेस के साथ तो तय कर दी, लेकिन कहीं इससे प्रिंसेस को तो कोई नुकसान नहीं होगा। जिस पर तो उस टाइम पर उसके फादर ने उससे कहा था कि प्रिंसेस को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस मैं जानना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा इसके बारे में क्या राय है। उनकी ये सारी बात सुनने के बाद तो इलेक्ट्रोलक्स ने भी वहाँ पर कहा था कि फादर अगर आप यही चाहते हैं तो मैं प्रिंसेस से शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होकर करंट टाइम पर आता है जहाँ पर उसके फादर उससे कहते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स अब ये सारी बातों का सोचने का कोई भी फायदा नहीं है, तुम्हें तो बस यहाँ पर गॉडेस ऑफ लाइट का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से तुम्हें यहाँ पर आखिरी बार इन लोगों को गुड बाय कहने का मौका मिल रहा है। और उनके इतना कहते ही वो वहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स को कोई विजन दिखाने लगते हैं जहाँ वो उसको बताते हैं कि तुमने अपनी कंट्री के लिए काफी कुछ किया है, जिस वजह से इन लोगों का प्यार तुम्हारे लिए कभी भी खत्म नहीं होने वाला। तो वहीं उसके फादर का भी वहाँ से जाने का टाइम आ चुका था। उनकी यहाँ पर सोल बस कुछ टाइम के लिए ही गॉडेस ऑफ लाइट ने रिवाइव करी थी, जिसके बाद एक एक करके वहाँ पर सभी के सभी लोग उसकी नजरों के सामने से गायब होने लगते हैं। जो देखकर तो इलेक्ट्रोलक्स उनका पीछा करने लगता है और कहता है कि आप मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन उनकी सोल्स भी वहाँ से पूरी तरीके से गायब हो जाती हैं। जो देखकर इलेक्ट्रोलक्स वहाँ पर काफी ज्यादा टूट जाता है और कहने लगता है कि आखिर मैं इस दुनिया में जिंदा ही क्यों बच गया। इलेक्ट्रोलक्स की ऐसी कंडीशन देखकर तो गॉडेस ऑफ लाइट के साथ साथ गॉड ऑफ डेथ भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसके साथ ही वहाँ पर गॉडेस ऑफ लाइट कहने लगती हैं कि इलेक्ट्रोलक्स तुम यहाँ पर सन ऑफ लाइट हो, तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारा मिशन बचा हुआ है, ह्यूमन वर्ल्ड को तुम्हारी आज भी जरूरत है, तो क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल बन जाओ। पोपे ने उस दुनिया को पूरी तरीके से नर्क बना रखा है। जो भी लोग यहाँ पर पोपे को गॉड मानने से इनकार करते हैं, पोपे तो बस उनकी वहाँ पर जान लेने के लिए तुला हुआ है। इसके साथ ही हमें जानने के लिए मिलता है कि वो सेकंड सन ऑफ लाइट कोई और नहीं बल्कि पोपे ही था, और पोपे ही गॉड ऑफ ग्लोरी भी है। इसके साथ ही हम वहाँ पर पोपे की क्रूरता का एक सीन देखते हैं जहाँ पर उसने चारों ही तरफ बस तबाही मचा रखी थी। उसने यहाँ पर बस अपने आप की वर्शिप करवाने के लिए न जाने कितनी लोगों को कत्ल करना स्टार्ट कर दिया है। इसके साथ ही गॉडेस ऑफ लाइट उसे बताती है कि 6000 सालों के बाद यहाँ पर जो गोल्डन एरा स्टार्ट होने वाला था उसकी जगह पर यहाँ पर बस खून की नदियां बह रही हैं। चारों ही तरफ यहाँ बस नकली गॉड की वजह से पूरी जगह नर्क बन चुकी है। तुम्हारे पास एक चांस है, अगर तुम मेरे यहाँ पर डिसाइपल बन जाते हो तो तुम यहाँ पर पोपे से अपना बदला भी ले सकते हो। उनका बस ये यहाँ पर कहना ही था कि गॉड ऑफ डेथ भी वहाँ पर कहने लगते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स अगर तुम चाहो तो मेरे भी यहाँ पर डिसाइपल बन सकते हो, मैं तुम्हारा रिवेंज लेने में तुम्हारी हेल्प भी करूंगा। लेकिन इलेक्ट्रोलक्स तो उन दोनों को ही वहाँ पर रिफ्यूज कर देता है और इसके साथ ही वो वहाँ पर कहता है कि आखिर रोशनी का भी यहाँ पर क्या मतलब है जब मैं अपने ही लोगों को यहाँ पर रिवाइव नहीं कर सकता। उसके इतना कहते ही उसने वहाँ पर अपने एंशिएंट आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लिया था। जो देखकर तो गॉडेस ऑफ लाइट उससे पूछती है कि इलेक्ट्रोलक्स आखिर तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हारे पास एक सुनहरा मौका है, तुम फ्यूचर के अंदर न्यू गॉड ऑफ लाइट भी बन सकते हो। इसके साथ ही गॉड ऑफ डेथ भी कहते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स तुम इस तरीके से अपने आप को बर्बाद मत करना, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर गॉड ऑफ डेथ का सक्सेसर भी बन सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रोलक्स तो उन दोनों को ही वहाँ पर मना कर देता है और वहाँ पर उनसे कहता है कि गॉड ऑफ डेथ और गॉड ऑफ लाइट बनना सच में काफी अच्छा है, लेकिन मैं इलेक्ट्रोलक्स हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर अपने पेरेंट्स को जिंदा देखना चाहता हूँ। उसने तो वहाँ पर अपने आप को पूरी तरीके से उस एंशिएंट आर्टिफैक्ट के हवाले कर दिया था। जिसके बाद तो वहाँ पर वो छोटी लड़की आकर इलेक्ट्रोलक्स से कहती है कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम भविष्य के अंदर एक घोस्ट बन जाओगे, यानी कि तुम्हारे पास कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं होगी, बस तुम्हारे पास तुम्हारी सोल्स के ही कुछ अंश होंगे। वो दोनों ही गॉड्स तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स को ऐसा करने से मना करने लगते हैं, लेकिन अब इसमें काफी ज्यादा देरी हो चुकी थी। इसके बाद इलेक्ट्रोलक्स को वहाँ पर अपनी सारी मेमोरी याद आने लगती है, जहाँ पर वो अपने सभी चाहने वालों को याद करते हुए कहता है कि मैं आप लोगों के बिना जिंदा नहीं रह सकता। और उसके इतना कहते ही वहाँ पर जाइंट टर्टल स्नेल टेक्निक ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ उस टेक्निक के चलते इलेक्ट्रोलक्स वहाँ पर अपनी लाइफ को भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार खड़ा हुआ था। इसके साथ ही वो एंशिएंट टेक्निक वहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स की नो क्राउन नो विक्ट्री टेक्निक के साथ मर्ज होने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो प्रोसेस काफी तेजी से पूरा होने लगता है। और जैसे ही वो प्रोसेस वहाँ पर पूरा होता है तभी उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर इटर्निटी टावर वहाँ पर क्रिएट होने लगा था। इसके साथ ही वहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स का लुक भी वहाँ पर चेंज होने लगता है।
साथ ही साथ इलेक्ट्रोलक्स उस टावर की तरफ बढ़ने लगता है, जिसके बाद वो सबसे पहले डायलान की सोल को रिवाइव करता है और इसके साथ ही वो उससे कहता है कि डायलान, तुम हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर थे। जिसके बाद सेकंड नंबर पे उसने यिन जियाओ को जिंदा कर दिया था और फिर उससे कहता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर सबसे यूनिक मैजिक था। फिर इसके बाद तीसरे नंबर की बारी एरिस की थी, जहाँ वो उसको रिवाइव करके कहता है कि एरिस, तुम्हारी जैसी आर्चरी शूटर दुनिया में कोई भी नहीं है। अब तुम यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ खुशी से रह सकते हो। इसके साथ ही उसने वहाँ पर अपनी मदर और फादर को भी रिवाइव कर दिया था, जहाँ एक एक करके उसने लगातार ही काफी सारे लोगों की सोल्स को रिवाइव करना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ ही वो आगे बढ़ते हुए उन लोगों से कहने लगता है कि आप लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को एक इमॉर्टल लाइफ देने जा रहा हूँ, जहाँ इस लाइफ में ना ही आपको कोई डिसीज होगी, ना ही किसी तरीके का दर्द होगा। आप लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर रह सकते हैं। इसके साथ ही उसका लुक भी फिर से चेंज हो जाता है। जिसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि मैं इलेक्ट्रोलक्स तुम सभी लोगों को लीड करते हुए आज इस पूरे वर्ल्ड के खिलाफ मैं यहाँ पर वॉर को डिक्लेयर करता हूँ। हम लोगों के साथ जिसने भी ये किया है उन सभी से हम अपना बदला लेकर रहेंगे और इन सभी का हिसाब उन्हें अपने खून से चुकाना होगा। अब से तुम सभी मेरे अंडर आर्मी के वॉरियर्स हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कुछ वॉरियर्स पे आता है जो कि वहाँ पर मासूमों पर अत्याचार कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर उन दोनों वॉरियर्स को किसी ने मार दिया था। इसके साथ ही वहाँ पर जितने भी लोग मरे हुए थे वो सभी के सभी अपनी बॉडी के अंदर रिवाइव होने लगते हैं, जो देखकर तो वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स थे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो वहीं वो सारे लोग जिंदा होने के बाद उन सभी लोगों को खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम पैरोट को देखते हैं जो कि वहाँ पर कुछ लड़कियों के साथ मजे कर रहा था, लेकिन उसके ये मजे कुछ ही देर में खत्म होने वाले थे। उसके प्लेस पर भी वहाँ पर अंडर आर्मी ने अटैक कर दिया था, जो देखकर तो पैरोट सीधे ही उनसे फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जहाँ वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करके काफी सारे लोगों को ठिकाने लगा देता है। लेकिन वो लोग तो फिर से वहाँ पर रिवाइव हो जाते हैं, जो देखकर तो पैरोट को वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर इन लोगों के साथ चल क्या रहा है। तभी वहाँ पर उस कैसल की छत तोड़कर इलेक्ट्रोलक्स वहाँ पर पहुंच जाता है, जो कि वहां आने के साथ ही पैरोट पे अपना प्रेशर डालने लगता है, जिसकी वजह से तो पैरोट उसके सामने घुटनों पे आ गया था। लेकिन पैरोट की अकड़ भी अभी भी गई नहीं थी। वो उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। उसका बस इतना कहना ही था कि इलेक्ट्रोलक्स उसको हवा में उड़ाकर उसकी वहाँ पर हड्डियां तोड़ने लगता है, जहाँ वो उसकी हड्डियों को इतनी बार मोड़ता है कि उसको खुद भी पता नहीं चलता। तो वहीं पैरोट ने तो अभी भी उसका चेहरा ही नहीं देखा था, जिस वजह से वो कहता है कि आखिर तुम कौन हो। लेकिन उसका चेहरा देखने के बाद वो कहता है कि इलेक्ट्रोलक्स आखिर तुम यहाँ पर जिंदा कैसे हो। इसके साथ ही वो वहाँ पर उसके सामने रैम की भीख मांगने लगता है, लेकिन इलेक्ट्रोलक्स भी वहाँ पर काफी गुस्से के मूड में था। वो सीधे ही उसके दिल को उसकी बॉडी से अलग कर देता है, जिसके बाद तो उसने वहाँ पर उसके दिल को भी क्रश कर दिया था। इसके बाद उसने पैरोट की बॉडी को उस एम्पायर के बीच चौराहे पर टांग दिया था। तो वहीं ये सीन शिफ्ट होकर प्रिंसेस पर आता है, जिन्होंने वहाँ पर अपने लाइटनिंग ड्रैगन की जान ले ली थी। इसके साथ ही वहाँ पर ग्लोरियस होली चर्च के प्रीस्ट वहाँ पर कहने लगते हैं कि प्रिंसेस अब आप यहाँ पर वेस्ट एशिया की न्यू किंग बन चुकी हैं। सभी लोग बस आपके ही आने का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं प्रिंसेस भी अपने वफादार ड्रैगन का स्पिरिचुअल कोर बाहर निकाल लेती है, जो देखकर वो प्रीस्ट वहाँ पर काफी डर जाते हैं। जिसके बाद तो प्रिंसेस उस कोर को वहाँ पर दूर फेंक देती हैं। इसके बाद तो वो अपने हाथ को पहुँचते हुए उनसे कहती है कि आखिर कितने लोग मुझे यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। जिस पर तो एक प्रीस्ट उनसे कहता है कि प्रिंसेस अब आप इस पूरे वेस्ट एशिया की किंग बन चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे वेस्ट एशिया के लोग यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए होंगे, और वैसे भी तो आपके पास गॉड ऑफ ग्लोरी का खास तरीके का सपोर्ट है, जिस वजह से यहाँ पर आपके खिलाफ जाने की कौन हिम्मत कर सकता है। जो सुनकर तो प्रिंसेस भी वहाँ पर काफी खुश हो जाती है। इसके साथ ही वो वहाँ पर दरवाजे का गेट खोलकर बाहर आती है, जहाँ पर काफी सारे लोग तो वहाँ पर प्रिंसेस को देखकर काफी खुश होने लगते हैं। उन्हें वहाँ खुश देखकर तो प्रिंसेस उनसे कहती है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप लोग मेरे बुलाने पर यहाँ पर आ चुके हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि वेस्ट एशिया को मैं किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं आपके लिए वो सारे काम करूंगी। इसके साथ ही वहाँ पर उसकी ताजपोशी भी होने लगी थी। प्रिंसेस तो वहाँ पर काफी खुश हो ही रही थी कि तभी उनके गालों पे कोई तेज तमाचा मार देता है, जिस वजह से प्रिंसेस सीधा उड़ते हुए अपने ड्रैगन के पास पहुँच जाती है। इसके साथ ही उनके सीने में एक स्वॉर्ड आकर घुस जाती है, और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स था। जहाँ इलेक्ट्रोलक्स को तो अपने सामने देखकर वो उससे कहती है कि आखिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर कितनी बार रिवाइव होकर आओगे, लेकिन तुम्हारी मौत तो मेरे हाथों से ही तय है। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होता तो कभी भी मैं तुम्हें मारने के बारे में नहीं सोचती। मैंने जो तुम्हारे साथ किया है उसका मुझे जरा सा भी पछतावा नहीं है। अगर फ्यूचर में मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी ऐसी बात सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स ने वहाँ पर टाइम को रिवर्स कर दिया था, जहाँ वो उसको उसी मोमेंट के अंदर लाकर खड़ा कर देता है जिस जगह पर उन दोनों की वहाँ पर वेडिंग होने वाली थी। उस टाइम पर तो प्रिंसेस ने उन लोगों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया था,
लेकिन अभी यहाँ पर पहुँचने के बाद सभी लोग वहाँ पर प्रिंसेस को काफी ग्रीट करने लगते हैं। उन सभी के चेहरों पर तो वहाँ पर प्रिंसेस के लिए प्यार झलक रहा था। इसके साथ ही वहाँ पर प्रिंसेस की लिटिल वर्जन भी पहुँच जाता है, जो कि वहाँ पर उससे कहती है कि तुम्हारा बेस्ट फ्यूचर यही है। जो सुनकर तो प्रिंसेस भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वह सीधा ही इलेक्ट्रोलक्स की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगती है। जो देखकर तो इलेक्ट्रोलक्स ने भी उसकी बॉडी से उसके दिल को अलग कर दिया था और इसके साथ ही वो उससे कहता है तुम चाहे कैसी भी बन जाओ, लेकिन तुम कभी भी हमारे प्यार के हकदार थी ही नहीं। इतना कहकर उसने वहाँ पर उसके हार्ट को क्रश कर दिया था। जिसके बाद हमें अंडर आर्मी वर्सेस गॉड ऑफ ग्लोरी के सोल्जर्स के बीच में फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स की अंडर आर्मी ने लगातार ही ग्लोरियस होली चर्च का नामो निशान मिटाना स्टार्ट कर दिया था। इलेक्ट्रोलक्स ने तो उस कॉन्टिनेंट के अंदर बस कत्लेआम मचाना स्टार्ट कर दिया था। वो वहाँ पर किसी भी ग्लोरियस होली चर्च के मेंबर को छोड़ने वालों में से नहीं था। वो तो वहाँ पर लगातार ही गंदगी का सफाया करने लगता है। इसके साथ ही हम एक जगह का सीन देखते हैं, जहाँ पर पोपे इलेक्ट्रोलक्स को देखकर कहने लगता है कि इलेक्ट्रोलक्स आखिर तुम इस जगह पर कैसे आ गए? ये जगह तो मैंने खुद से ही क्रिएट करी थी। उसका बस इतना वहाँ पर कहना ही था कि इलेक्ट्रोलक्स ने वहाँ पर पूरी जगह को तबाह कर दिया था। इसके साथ ही वो वहाँ पर कहता है कि तुम्हारी ये जगह तो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। उसे वहाँ ऐसा करता हुआ देखकर तो पोपे वहाँ पर हंसता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि ऐसे ही सेम केस 6000 साल पहले भी हुआ था, लेकिन उस टाइम पर भी मैंने उस बंदे को बहुत बुरी तरीके से मार डाला था और वो कोई और नहीं बल्कि फर्स्ट सन ऑफ लाइट था। और शायद तुम्हें पता नहीं है कि सेकंड सन ऑफ लाइट कौन है। सेकंड सन ऑफ लाइट कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, जिसे लोग गॉड ऑफ ग्लोरी भी कहते हैं। इसके साथ ही वो गॉडेस ऑफ लाइट को गाली देते हुए कहने लगता है कि वो बिच बहुत ज्यादा कमीनी है। उसने हमें ना चुनकर तुम्हें अपना सक्सेसर चुना, लेकिन फिर भी मैं उसके मरने का यहाँ पर इंतजार कर रहा था कि कब वो यहाँ पर मरती है, जिसके बाद मैं अगला गॉड ऑफ लाइट बन जाऊंगा। लेकिन देखो मैं टाइम के साथ साथ बूढ़ा होता चला गया, मगर वो बिच तो मरने का नाम ही नहीं ले रही। इसलिए बस मुझे अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए सन ऑफ लाइट को मजबूरी में खाना ही पड़ा, लेकिन अब उसकी पावर भी मेरे किसी काम की नहीं है। मुझे यहाँ पर किसी और की पावर की तलाश है। इलेक्ट्रोलक्स अगर तुम चाहो तो तुम मेरी टीम को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके बाद ये पूरी दुनिया पर बस हम दोनों का ही राज होगा। बस तुम एक बार मेरा साथ दे दो, उसके बाद हम दोनों ही मिलकर गॉडेस ऑफ लाइट को भी खत्म कर देंगे। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मुझे मजबूरी में तुम्हें यहाँ पर खत्म करना होगा। उसके इतना कहते ही उसने वहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स पर एक अटैक चल दिया था, जिसकी वजह से उसे लगने लगता है कि इलेक्ट्रोलक्स इसमें मर गया होगा। लेकिन इलेक्ट्रोलक्स उसके इस अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है और वो उससे कहता है कि तुम जैसा बंदा तो गटर कहलाने के भी लायक नहीं है, भला तुम अपने आप को गॉड कैसे बुला सकते हो। जो सुनकर तो पोपे को वहाँ पर काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर उस पर इवल सोल से अटैक करने लगता है, लेकिन इलेक्ट्रोलक्स ने पलक झपकते ही उन सभी के सभी सोल्स को खत्म कर दिया था। इसके साथ ही वो वहाँ पर बड़े ही तेजी से पोपे की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ वो अपनी स्वॉर्ड के जरिए सीधा ही पोपे पर अटैक कर रहा था। जो देखकर तो पोपे वहाँ पर अपने फॉर्मेशन को बना लेता है, लेकिन उसका फॉर्मेशन भी वहाँ पर ब्रेक हो जाता है। इलेक्ट्रोलक्स की ऐसी पावर देखकर तो पोपे वहाँ पर कहता है कि इलेक्ट्रोलक्स तुम हमेशा ही मुझे सरप्राइज कर देते हो, लगता है मुझे तुम्हें भी खाना ही होगा। उसके बाद तो मेरी पावर्स यहाँ पर इनविंसिबल हो जाएगी। इतना कहकर उसने वहाँ पर एक गॉड फॉर्मेशन को इलेक्ट्रोलक्स के ऊपर सेट कर दिया था, लेकिन इलेक्ट्रोलक्स तो बड़े ही शान से उस फॉर्मेशन को अपने एक ही हाथ के जरिए तोड़ देता है और उससे कहता है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर टच कर सकते हो। इसके साथ ही उसने वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड के क्लोन बनाते हुए सीधे ही पोपे पर अटैक कर दिया था, जहाँ पोपे उन स्वॉर्ड से बचने के लिए सीधे ही भागने लगा। लेकिन इलेक्ट्रोलक्स इन सबसे भी रुकने वालों में से नहीं था। वो तुरंत ही वहाँ पर पोपे की तरफ खुद ही जाने लगता है, जिसके बाद वो उस पर एक पावरफुल स्लैश लगाते हुए उसको पीछे हटा देता है, जहाँ उसका वो स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से पोपे वहाँ पर काफी दूर जाकर रुकता है। जो देखकर तो इलेक्ट्रोलक्स उससे कहता है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा वीक हो। उसकी ऐसी बात सुनकर तो पोपे को वहाँ पर काफी गुस्सा आता है और वो अपनी मैजिक स्टिक को बाहर निकालते हुए सीधे ही अपने डेविल कास्टल को क्रिएट करने लगता है, जहाँ उसके इस तरीके के मैजिक को देखकर तो इलेक्ट्रोलक्स कहने लगता है कि तुम्हारा ये हल कास्टल तो सच में काफी ज्यादा बेकार है। उसकी ऐसी बात सुनकर तो पोपे वहाँ पर कहता है कि आखिर तुम्हें पता ही क्या है, मैं अपनी पावर से यहाँ पर गॉड्स को भी मार सकता हूँ। तो वहीं उसकी ये सारी बकवास सुनने के बाद तो इलेक्ट्रोलक्स कहता है तुम्हें यहाँ पर बस बड़ी बड़ी बातें करना आता है, वैसे भी होने तो तुमसे यहाँ पर कुछ भी नहीं वाला। उसको ऐसा बात करते हुए देखकर तो पोपे कहता है इस बात का पता तो तुम्हें जल्दी चल जाएगा जब मैं तुम्हें यहाँ पर खा लूंगा। इतना कहकर वो वहाँ पर पूरी तरीके से डेविल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जहाँ वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने के बाद सीधा ही इलेक्ट्रोलक्स पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। जो देखकर तो इलेक्ट्रोलक्स उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते हो। इलेक्ट्रोलक्स ने तो उसके अटैक को बड़े आसानी से अपनी स्वॉर्ड के जरिए रोक लिया था। इसके साथ ही वो उससे कहता है कि लगता है तुम्हें यहाँ पर असली गॉड का लेवल पता नहीं है, पहले तुम्हें यहाँ पर रूल्स को समझाना होगा। उसकी ऐसी बात सुनकर तो पोपे उससे कहता है कि रूल्स चाहे बाढ़ में, पहले तुम यहाँ पर मेरे पंचिस को खाकर देखो। इतना कहकर उसने सीधा ही पंचिस की वहाँ पर बौछार कर दी थी, लेकिन इलेक्ट्रोलक्स तो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड के जरिए उसके सभी के सभी पंचिस के अटैक्स को वहाँ पर कैंसिल कर देता है। तो वहीं उन दोनों की फाइट लगातार ही इंटेंस लेवल पर जाने लगती है। इसके साथ ही वहाँ पर पोपे काफी गुस्से में उस
पर अटैक करने लगा था। साथ ही साथ वो वहाँ पर कहता है कि मैंने जिस तरीके से यहाँ पर इतने सारे लोगों को खाया है उसी तरीके से मैं आज यहाँ पर तुम्हें भी खा लूंगा। इसके साथ ही वो वहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स पर भारी भी पड़ने लगता है, जिसके बाद तो उसने वहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स को खाना स्टार्ट कर दिया था और उसे वहाँ पर खाने के बाद वो वहाँ पर हंसने लगता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर नीचे फिर से पड़ती है, वहाँ पर उसे जानने के लिए मिलता है कि ये तो इलेक्ट्रोलक्स है ही नहीं। इसके बाद हम इलेक्ट्रोलक्स को देखते हैं, जो कि वहाँ पर पोपे को ऐसी हरकत करता हुआ देखकर कहता है कि मान गए, इसमें काफी ज्यादा मजा आया। जो देखकर तो पोपे सीधा ही उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तो वहीं इलेक्ट्रोलक्स की भी अब सटक चुकी थी। उसने सीधा ही पोपे का हाथ मोड़ते हुए अपनी सोड को उसके अंदर घुसेड़ दिया था, मगर पोपे तो वहाँ पर काफी गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि मैं कभी भी इस तरीके से नहीं मर सकता, मैं गॉड ऑफ ग्लोरी हूँ। इसके साथ ही उसने वहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स की तलवार को तोड़ दिया था, जिसके बाद तो उन दोनों के ही दरमियान काफी क्लोज कॉम्बैट फाइट होने लगती है, जहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स उसको कुत्ते की तरह मारने लगता है। इसके साथ ही वो उसे मारते हुए कहता है कि मुझे तो इस बात का भी डर है कि गॉड ऑफ डेथ भी तुम्हारी डेथ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम तो यहाँ पर बहुत बड़े कचरे हो। इसके साथ ही उसने मारते मारते उसको एक प्लेनेट के ऊपर भी क्रैश करवा दिया था। तो वहीं पोपे की हालत इससे काफी खराब होने लगी थी, मगर वो फिर भी उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर ट्रैश कहने की। उसका बस इतना कहना ही था कि इलेक्ट्रोलक्स अपनी चुटकी बजाकर उस पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर पोपे अभी भी वहाँ पर मरा नहीं था, वो वहाँ पर अर्थ पर जितने भी लोग थे उन सभी लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसके बाद वो उनकी एनर्जी का यूज करके दो सन को आपस में मर्ज करने लगता है। तो वहीं इलेक्ट्रोलक्स तो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा दुखी फील करने लगता है। उसे वहाँ पर इतना दुख हो रहा था जिसका कोई भी बयान नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ इस ओल्ड मैन के गंदे इरादों की वजह से आज पूरी की पूरी मानव जाति को कितना कुछ फेस करना पड़ रहा है। और इसी मूवमेंट के साथ उसे वहाँ पर अपने फादर के लम्हे भी याद आने लगते हैं, जहाँ पर उसके फादर ने उससे कहा था कि लव हमेशा इटर्नल होता है, उसे कोई भी यहाँ पर मार नहीं सकता। जो सब कुछ याद करने के बाद तो इलेक्ट्रोलक्स वहाँ पर काफी गुस्सा हो गया था और वो पोपे से कहता है कि तुम आज यहाँ पर मर के रहोगे। इतना कहकर उसने वहाँ पर अपनी अंडर आर्मी को समन कर लिया था, जहाँ उसके अंडर आर्मी के सोल्जर्स पोपे पे लगातार अटैक करने लगते हैं। तो वहीं वो अंडर आर्मी के लोगों को देखकर पोपे कहने लगता है कि इन सबसे मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। जो सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स भी उससे कहता है अच्छा तो कोई बात नहीं। इसके साथ ही उसने वहाँ पर उसके अटैक को एक ब्लैक होल के अंदर डिवोर कर लिया था, जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करते हुए पोपे पे लगातार अटैक्स करवाने लगता है। इसके साथ ही साथ वो अपने हाथों से उस ब्लैक होल को क्रश कर देता है, जिसकी वजह से रियल वर्ल्ड के अंदर पोपे की जितनी भी स्पिरिट्स थी वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय होने लगती है। वहीं पोपे तो वहाँ पर कहने लगा था कि मैं इतनी आसानी से अभी नहीं मर सकता। जो सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स भी कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें इतनी आसान मौत भी नहीं मिलनी चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ पर उतना ही दर्द दूंगा जितना कि तुमने यहाँ पर इतने सारे लोगों को दिया है। इसके बाद उसने अपनी अंडर आर्मी को पोपे को खाने का आदेश दे दिया था, जो सुनकर तो उसके अंडर आर्मी पोपे को खाने में लग जाती है। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम इलेक्ट्रोलक्स को ग्रेवयार्ड के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वो सन एंड मून गॉड के साथ उन लोगों को श्रद्धांजलि देने आया हुआ था जो लोग यहाँ पर मर चुके थे। वहीं सन एंड मून गॉड तो उससे कहने लगते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स तुमने यहाँ पर अंडर आर्मी को क्रिएट करके सच में बहुत बड़ा काम किया है। अगर सभी गॉड्स भी मिल जाए तब भी ऐसी आर्मी को उनके लिए क्रिएट कर पाना काफी मुश्किल है। जो सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स भी उससे कहता है क्योंकि मैं इलेक्ट्रोलक्स हूँ, मैं अब यहाँ पर किसी को भी रिवाइव कर सकता हूँ। उसकी ऐसी बात सुनकर तो वो गॉड से कहता है कि इलेक्ट्रोलक्स अब तो तुम यहाँ पर अपना न्यू वर्ल्ड भी क्रिएट कर सकते हो। उसकी ऐसी बात सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स वहाँ पर कहता है कि लालच, सेल्फिशनेस और जेलसी, इन तीनों की वजह से यहाँ पर कितने सारे लोगों की जान चली गई। मुझे अब यहाँ पर किसी भी ह्यूमन वर्ल्ड को क्रिएट करने का कोई भी शौक नहीं है। अब बस मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ ही वक्त बिताना चाहता हूँ, और वैसे भी नेचर अपना काम कर ही लेगी। यहाँ पर फिर से हिस्ट्री दोहराई जाएगी, दोबारा से इस दुनिया के अंदर लालच क्रिएट होगी, लोगों के अंदर फिर से जेलसी पैदा होगी। लेकिन अब मुझे इस दुनिया से कोई भी मतलब नहीं है, चाहे ये मेरे बारे में कुछ कहे या ना कहे, मैं ऐसी दुनिया से कोई भी मतलब नहीं रखना चाहता। उसकी ऐसी बात सुनकर तो वहाँ पर वो गॉड से कहता है कि इलेक्ट्रोलक्स आने वाले फ्यूचर में यहाँ पर ह्यूमन का सामना ऐसे इनविंसिबल एनिमी के साथ होगा, जिसकी वजह से पूरी की पूरी इंसानियत एक साथ मिलकर काम करेगी। और उस टाइम पर मुझे तुम्हारी पावर्स की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पास ही अब ऐसी पावर है जो कि यहाँ पर गॉड्स को भी क्रिएट कर सकती है। उसकी ऐसी बात सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स वहाँ पर कहता है तब तो मुझे यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि जो बंदा मुझसे यहाँ पर हेल्प लेने आया है वो मेरी पावर्स के वर्ती भी होगा या नहीं। इसके बाद तो वो गॉड भी वहाँ से जाने लगता है और वहाँ पर कहता है कि अब मेरे यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है। इसके बाद आखिरी में एक नरेटर वॉइस हमें बताती है कि उस टाइम के बाद से इलेक्ट्रोलक्स अचानक से ही डिसअपियर हो गया। उसको ना ही दुनिया से कोई मतलब था, ना ही उसे उन लोगों की परवाह थी। उसे तो इस बात की भी फिक्र नहीं थी कि आखिर लोग उसके बारे में क्या क्या लिखेंगे। सभी लोगों ने बस इलेक्ट्रोलक्स को बुरा मान लिया, किसी को भी उसकी रियलिटी के बारे में कोई पता नहीं था। लेकिन आखिरी में इलेक्ट्रोलक्स एक सुकून भरी लाइफ जीने के लिए वहाँ पर अपने इटर्निटी टावर के अंदर एक गहरी नींद के अंदर चला जाता है। उसे अब बस इस चीज का इंतजार था कि कोई ऐसा उसको मिल जाए जो उसको यहाँ पर जगा सके। जिसके बाद तो ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी काफी पसंद आई होगी। और गाइज, इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी मेहनत लगी है, तो प्लीज इस पे एक लाइक करके जरूर जाइएगा।